नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आज जो खबर या आज जिस विषय पर मुद्दा घर में लेकर आया हूं, ये हर एक घर का मुद्दा है, ये आपका हम सब का मुद्दा है और इतना गंभीर है कि जब आप एक बार इस खबर को सुनते हैं, एक बार इसकी गंभीरता को थोड़ा सा भी एहसास करते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि ये हमारी ही समस्या है। कभी भी हमारे आसपास इस तरह के घटनाक्रम अंदर तक हमको झकझोरते हैं। दरअसल इंटरनेट की हम बात करें, जिसके बढ़ते प्रयोग ने लोगों के जीवन को बड़ा आसान बनाया, सुलभ बनाया, संपर्क बढ़ा है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इंटरनेट और सुलभ इंटरनेट, सबकी पहुंच के भीतर का इंटरनेट, इस पर कई सारा ऐसा कंटेंट रखा है, पड़ा है, दिया जा रहा है, जबरन परोसा जा रहा है, जो नाबालिग बच्चों के मन के ऊपर बड़ा बुरा असर डालता है। और इसी में से एक है पोर्नोग्राफी। बच्चों में पॉर्न देखने की लत लगती जा रही है और न केवल लग रही है बल्कि बढ़ भी रही है। देश में 3 करोड़ बच्चे और 7 करोड़ वयस्क पॉर्न की लत का शिकार हैं। नाबालिगों में यह लत उन्हें हिंसक बना रही है, उनकी मानसिकता को विकृत कर रही है। और यह केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं है, यह कड़वी सच्चाई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 10 साल की मासूम बच्ची इसका शिकार बन चुकी है। उसके पूरे परिवार पर, समाज पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट देखें, आप समझेंगे। फांसी के फंदे में लटकती इस 10 साल के मासूम की लाश समाज में फैलते दरिंदगी की बानगी है और इस हत्या के पीछे हाथ है एक नाबालिग युवक का। शर्मसार करने वाली ये तस्वीर बेमेतरा के गांगपुर इलाके की है। दरअसल 2 दिन पहले 10 साल की नाबालिग बच्ची अपने मामा के 1 साल की बेटी के साथ घर में खेल रही थी। परिजन खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए वो खेत चले गए थे। लेकिन अचानक घर से 1 साल के बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी घर के अंदर गए, जहां पड़ोसियों ने देखा कि चुनरी से 10 साल की बच्ची रस्सी पर झूल रही थी। बेमेतरा कोतवाली थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में बच्ची ने 10 साल की फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या लग रहा था, किंतु जैसे जैसे इसमें विवेचना आगे बढ़ी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई कि इसका बच्ची का गला घोटा गया है एवं तो इस के आधार पर विशेष टीम बनाया गया अधिकारियों का और टीम जो है ना मेरे नेतृत्व में इसमें आगे जांच पड़ताल करती रही। जैसे ही आरोपी का खुलासा हुआ, सब हैरान रह गए। आरोपी नाबालिग था और उसे पॉर्न देखने की लत थी। पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। हमको यह पता चला कि उसका पड़ोस का ही रहने वाला एक पड़ोसी था, जो कि अभी नाबालिग है, स्कूल का छात्र है। उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वह नाबालिग छात्र जो उसका पड़ोसी है वो पोर्न मूवी देखने का आदी था और लगातार अपने मोबाइल में पोर्न देखने रहता था। तो उसके प्रभाव में आकर इसने बच्ची को अकेली पाकर छत से कूदकर उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करने में असफल रहने, बच्ची के चिल्लाने के भय से उससे मुंह एवं गला दबाकर उसकी हत्या किया। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पोर्नोग्राफी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे के मुताबिक कि देश में 3 करोड़ बच्चे और 7 करोड़ वयस्क पॉर्न की लत के शिकार हैं। बच्चों में बढ़ती पॉर्न देखने की लत उन्हें हिंसक बनाती जा रही है। तो मुद्दा गर्म है, आप समझ ही गए। एक पिता के नाते, एक भाई के नाते, एक परिवार को चलाने वाले व्यक्ति के नाते, मुखिया के नाते, ये चिंता मेरी है, ये चिंता आपकी है, ये चिंता हर किसी संवेदनशील व्यक्ति की है। 3 करोड़ बच्चे अगर पॉर्न की लत का शिकार हैं तो फिर आप सोचिए कि उनकी मानसिकता का क्या असर है। इस तरह के घटनाक्रम भले ही आप रियरेस्ट क्राइम में देखें, लेकिन आसपास अगर इतने सारे लोग इस लत का शिकार हैं तो हालत क्या हो सकती है, कितना गंभीर और बड़ा यह मुद्दा है, यह आप समझ सकते हैं। आज इस पर एक वृहद चर्चा की जरूरत है, इस पर गंभीर स्टेप्स की जरूरत है। हमारे साथ में जो पैनल जुड़ रहा है, एक एक व्यक्ति बेहद संवेदनशील है, सीधे तौर पर इस समस्या से डील करने में ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जेसी आजवानी साहब, जो मनोवैज्ञानिक हैं और बाल मनोवैज्ञानिक के तौर के ऊपर इस प्रवृत्ति पर बारीक नजर रखते हैं। जागृति किरार जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं बाल कल्याण समिति भोपाल से। नमस्कार, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आमोद कंठ साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और चेयरपर्सन हैं प्रयास संस्था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार आमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और शताब्दी पांडे जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबको नमस्कार। मुद्दा गर्म है, बेहद गंभीर है, बेहद चिंताजनक है। शुरुआत में करता हूं डॉक्टर जेसी आजवानी जी से। जेसी आजवानी जी, जिसके ऊपर ये घटा उसका तो जीवन ही चला गया, लेकिन जिसने ये क्राइम किया वो भी एक बच्चा ही है या विकृत मानसिकता वाला एक अवयस्क व्यक्ति है, और लत इसके पीछे की कारण के तौर पर उभरी। बेहद चिंताजनक है, समझ नहीं आता कहां से इसको डील करें, कैसे डील करें। यदि हम देखें तो आज इस प्रकार के व्यवहार, जिसको कि हम लैंगिक विपर्यास के रूप में, सेक्सुअल परवर्शन के रूप में देखते हैं, पोर्नोग्राफी जो है, पॉर्न वॉचिंग है, ये अपने आप में कानून के तो कानून सम्मत लोग बताएंगे, है तो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से तो यह घातक है। यदि हम पोर्नोग्राफी को वॉच करते हैं, यदि बच्चों में, जैसे आपने बताया 3 करोड़ बच्चे, 7 करोड़ वयस्क, तो ये उसी प्रकार का एडिक्शन है जिस प्रकार का सब्सटेंस एडिक्शन होता है, अल्कोहल एडिक्शन होता है, और आजकल जिसको हम मोबाइल एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन कहते हैं, ये भी उसी प्रकार का है। फर्क ये है कि स्क्रीन एडिक्शन में व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, अपना नुकसान पहुंचाता है, परंतु इस प्रकार के पॉर्न में, जिसको हम एक प्रकार से कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं, बार 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 इस प्रकार के उत्तेजक फिल्मों को देखने के बाद, चूंकि वह उस अवस्था में पहुंच चुका है कि ऑलरेडी उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भले वो नाबालिग है कानून के दृष्टिकोण से, परंतु वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से वह सक्षम है। जैसे एक लड़की भी है, मेंसेस आ जाते हैं तो फिर वह अपने आप में रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी जो मैच्योरिटी है वह उसे इस एक्ट को करने के लिए प्रेरित करती है। एक तो ये बात महत्वपूर्ण है कि पोर्नो जो वॉचिंग है, पॉर्न वॉचिंग जो है, वह कहीं ना कहीं उसके लिए अचानक नहीं आ रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं लोग उसके साथ उसको मॉडल के रूप में उपस्थित होते हैं, शायद दोस्त हो, चाहे शायद वो पेरेंट्स ही हो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो, मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए बच्चा सीख रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम इसके प्रति असंवेदनशील ना हो। तकलीफ ये है, आपने पुनीत जी आपने कहा कि हमें ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, पर तो तकलीफ ये है कि हम अधिकांश लोग इन सब मुद्दों के प्रति, किसी बच्ची का रैप हो जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, उस घटना को पढ़कर हमारे दिल में थोड़ी सी भी चहल पहल नहीं होती, कुछ नहीं, कंपन नहीं होता, हमारा दिमाग उद्वेलित नहीं होता है। ये हम लोग असंवेदनशील हो गए इस प्रति के प्रति। हमें जरूरत है कि हम इस मुद्दों को सोचें, और ये जैसे आपने कहा, ये बहुत जरूरी है ये समझना। संवेदनशीलता अपने आप से प्रारंभ होती है, और यदि हम ये सोचें कि काश वो मेरी बच्ची होती तो मुझे कितना दुख होता, मुझे क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, जी, इस चीज को करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा और इस पर डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जागृति किरार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। जागृति जी, हर एक ऐसी घटना भीतर तक झकझोर देती है, समझ नहीं आता है। मैंने जैसे बार बार कहा, एक पिता के नाते बड़ा चिंता में हम आ जाते हैं। कैसे आप इस मामले को लेते हैं? हम तो मानते हैं कि जो लोग घरों में रह रहे हैं, बच्चे जो प्रिविलेज हैं, जिनके माता पिता हैं, हाथों में अगर मोबाइल है, सारी चीजें हैं, तो वो समझ भी विकसित हो जाती होगी। आप क्या मानती हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी एक परिवार का कहीं ना कहीं जो वातावरण है, जो बच्चों को हम आज परिवार में एक संस्कारिक वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, आई थिंक, क्योंकि हमारे पास तो अक्सर ये केस आते हैं इस तरह के, तो बच्चे इसमें एक वातावरण उनको जब सही नहीं मिल पाता, उनकी एक परवरिश सही नहीं हो पाती, संस्कारित नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, एक जो खिलौना हमारे पास आ गया है आजकल, मोबाइल नाम का, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे इस तरह की पॉर्न मूवीज देखते हैं।
तो आज ज़रूरत है कि हम इसमें कुछ ऐसे कानून कदम उठाए जाएं जो आप कहना चाह रही हैं, संभवतः कि आप ऐसी- इनमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस करें। जी, हम उसके जी, एक्सपर्ट से भी ऐसे जुड़ेंगे। कदम उठाए जी बिल्कुल, हम ऐसे एक्सपर्ट जी, से भी जी, जुड़ेंगे। कुछ शताब्दी जी ऐसे के कदम पास में मैं उठाए चलता हूँ, जाएं आता हूँ, कि- मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। शताब्दी जी के पास में मैं चलता हूँ। जी, जी। शताब्दी जी, जो जी, बात जी। हम कर रहे हैं कि एक समझ होना चाहिए अगर आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, अधिकारों का और कर्तव्यों के बीच का तालमेल गायब हो रहा है, परिवार की वैल्यूज गायब हो रही हैं। आप किसको इसका जिम्मेदार मानती हैं? क्योंकि आज हर माता पिता बच्चों को अच्छा पूरे संसाधन देने के फेवर में है, लेकिन कुछ चीजें तो मिसिंग हैं। निश्चित रूप से जैसा कि जागृति जी भी कह रही थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि परिवार में संस्कार की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और अर्ली एजुकेशन जो एक सिस्टम दिया गया है उस पर भी काम नहीं हो रहा है, हमारे राज्य में भी नहीं हो रहा है। अर्ली एजुकेशन पर अगर हम काम करेंगे तो उसमें जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान पर ही चर्चाएं करनी है। इसलिए अर्ली एजुकेशन सिस्टम लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको लागू करना है। वो लागू होने के बाद निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याएं दूर होने में हम कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण पा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा मैं ये मानती हूँ कि इस घटना में इस बालक तक कोई भी ये लेकर नहीं पहुंचा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, न ही शिक्षकों के द्वारा, न ही माता पिता के द्वारा। तो शिक्षकों का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य, सब में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। इसलिए ये बालक ये घटना, ये कृत्य करने में सफल हो पाया, या इस कृत्य की तरफ उसको उसकी इच्छा भी हो पाई। इसलिए यहाँ देखना है कि जितने भी सिस्टम है जो बच्चों का संरक्षण करते हैं, इसीलिए बाल संरक्षण की बात हुई। बाल संरक्षण का सिस्टम यदि सही तरीके से काम नहीं करेगा, वातावरण निर्माण नहीं करेगा, अगर स्कूलों में जाकर उनके साथ में जागरूकता पर कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक स्टडी ये कहती है, जिसमें मैंने काम किया था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया के अंतर्गत, और जब मैंने जेलों में जाकर के ऐसे अपराधियों से मुलाकात की, उनके फॉर्म्स भरे, उसमें से 80% ये कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था कि यह कृत्य करना किसी अपराध के अंतर्गत आता है क्या। जी। जस्ट मैंने तो ऐसे ही करके देखता हूं, करके ये कार्य किया। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो जागरूक और जिम्मेदार लोग हैं, उनको वातावरण निर्माण में अपनी भूमिका सक्रियता से निभानी चाहिए। आमोद कंठ जी हमारे साथ में, पूर्व IPSP हैं और साथ में प्रयास संस्था के चेयरपर्सन हैं। आमोद जी, इस तरह के केसेस को डील करने का आपके पास में, संस्था के पास में कई वाकये पहुंचते हैं, जैसा हमारी जानकारी। इस पूरे प्रकरण में आप किसे ज्यादा दोषी मानते हैं? एक जो कृत्य करने वाला है वो भी नाबालिग है, क्या उसका परिवार भी आपको बराबरी का दोषी लगता है? देखिए, मैं पहले कुछ बुनियादी बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जी प्लीज। जो अभी चर्चा हो रही थी, उस चर्चा से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने, सबों ने फैसला कर लिया है कि इस बच्चे ने अपराध किया है। और अपराध जो मैं सुन रहा हूँ, जो पहले ASP की बात मैंने सुनी, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे ने, वो बच्चा मतलब उसने कोशिश की, अटेम्प्ट किया कि उस लड़की के साथ वो रेप करे, और उसके बाद नहीं कर पाया, और तब उसने उस लड़की को मार दिया अपने आप को बचाने के लिए, या जो अलर्ट हो जाएंगे सोचते हुए। तो पहली बात है कि ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हुआ क्या घटना क्रम क्या थी, क्या घटना हुई, इसमें बच्चे की क्या शमूलियत थी, सारी बात बहुत स्पष्ट है जानना। देखिए, मैं भी बाल अधिकार आयोग का चेयरमैन रह चुका हूँ दिल्ली का, पुलिस के अलावा, और प्रयास, जैसा आपने कहा, हमारे पास कम से कम प्रयास और कैलाश इत्यादि फाउंडेशन वगैरह मिलकर के हमारे पास 500 केस अभी हैं, जो 50 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पॉक्सो के केसेस कर रहे हैं, 500 से केसेस ज्यादा जो अभी चल रहा है इसका इन्वेस्टिगेशन। और हम सभी एक संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं, पुलिस के माध्यम से कर रहे हैं। तो इन सबों की बात को देख के ये जो पोर्नोग्राफी की बात है, पोर्न की लत, ये तो एकदम सही है कि ये बहुत बड़ा एक कारण होता है इस ढंग की घटनाओं के पीछे। इस मतलब कोई पोर्नोग्राफी की लत लग जाए बच्चों को, तो गलत काम कर सकते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि गलत काम वो करते हैं। और ये है, अगर ऐसा हम मान के चलें कि इसमें ऐसी घटना हुई है, तो पोर्न का इस पर अख्तियार है बहुत ज्यादा। रही बात परिवार की, जो अभी बातचीत हो रही थी,
कि लोगों ने कहा कि वो आसपास का समाज, उनका परिवार या जिस संस्था स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भूमिका, ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और पोर्नोग्राफी को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पष्ट है कि कोई बच्चा अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल पे है या लगातार मोबाइल पे उसको देखा जाता है, तो चांसेस पूरे होते हैं कि वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत प्रोग्राम्स को देख रहा है। और पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो कर रहा है, तो उसको देखने की आवश्यकता है। लेकिन एक और मुद्दा है जिसकी चर्चा हमको करनी चाहिए, मैं करना चाहूंगा। मुद्दा ये है कि पहले 18 साल तक आपको मालूम है कि बच्चे को पूरी तरह से बच्चा माना जाता था, और उसमें फिर निर्भया कांड के बाद चूंकि उसमें बताया गया कि एक बच्चे की शमूलियत थी, कानून में परिवर्तन हुआ और 2015 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के मुताबिक मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं समूह के लिए कानूनी स्थिति क्या है या इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए। उसमें यह है कि मान लीजिए कि ये माना जा रहा है या ऐसी संभावना है या इस ढंग का अंदेशा है कि किसी बच्चे का पार्टिसिपेशन है, वो बच्चा अगर 16 से 18 के बीच में हो। एक रिपोर्ट मुझे नजर आ रही है कि इस बच्चे की उम्र 17 साल थी। अगर इस बच्चे की उम्र 17 साल थी तो जाहिर है कि वो उस एक्सेप्शन में आ जाता है, यानी 2015 का जो कानून में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन के दायरे में बच्चा आ जाता है। अगर बच्चा उस परिवर्तन के दायरे में आ जाता है तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस बात की पूरी एक इंक्वायरी करती है जिसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। वो इंक्वायरी करके और तब वो फैसला कर सकती है कि क्या इस बच्चे की मानसिकता ऐसी थी, उसमें इतनी मैच्योरिटी थी कि ये बच्चे को एक एडल्ट के तौर पे चिल्ड्रंस कोर्ट, उसके बाद भी चिल्ड्रंस कोर्ट इसकी ट्रायल करती है। चिल्ड्रंस कोर्ट ट्रायल करती है या सेशंस कोर्ट अगर ट्रायल भी करती है तो स्पेशल कोर्ट की हैसियत से करती है। तो अभी तक ये तमाम बातें नहीं हुई। मुझे थोड़ा लग रहा है एक बात, बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जाता है, आप पहले स्पष्ट हो जाए। और जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है आमतौर पे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस ही कलेक्ट करने की बात नहीं होती है, बट उन तमाम स्थितियों की इंक्वायरी होती है जिन स्थितियों में ये माना जा रहा है कि बच्चे ने अपराध किया। तो आप ये समझे कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे बच्चे को किसी लॉकअप में नहीं डाला जा सकता है, उन बच्चों को भी नहीं डाला जा सकता है जो बच्चे इस ढंग का अपराध करें, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, वो जेल नहीं जा सकते हैं। ये तमाम बातें हैं, इनको सारी चीज को देखते हुए हम इस पूरी की पूरी चर्चा में इस फैसले पे नहीं आ जाएं कि ये बच्चा ने अपराध किया ही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जिसके मुताबिक आमोद जी इसी वजह से हम आज इस चर्चा को कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद स्वीकार किया कि इसमें 10 साल की विक्टिम है और जिस नाबालिग का हम चर्चा कर रहे हैं इसकी पहचान, इनकी तमाम चीजों को लेकर, एक नाबालिग ने अटेम्प्ट किया पॉर्न देखने के बाद में बच्ची के साथ रेप करने का, नाकाम होने पर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में घटा है, लेकिन चूंकि पॉर्न यूज करने वाले 3 करोड़ बच्चे हैं, ये आंकड़ा अपने आप में डराता भी है और अलार्म करता है कि आपको इस पर खुलकर बात करनी पड़ेगी। और जैसा अभी हमारे साथ आमोद कंठ साहब कह रहे हैं कि आप सीधे तौर पर उसे अपराधी करार नहीं दे सकते, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कहां से शुरुआत करें, यह बात बहुत समझना जरूरी है, या कहां तक आप लेकर जाएं। जागृति जी, जैसा भी हम आप सबको सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम आजकल डॉक्टर्स को कहते सुनते हैं कि आप रेगुलर चेकअप कराएं, अब ऐसा लगता है रेगुलर काउंसलिंग होना चाहिए, स्कूलों में भी, संभवतः गांव के स्कूलों में भी, क्योंकि मोबाइल सबके पास। क्या सोचती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही है कि बच्चों की काउंसलिंग कराया जाए, इस विषय से उनको अवगत कराया जाए। और जो गुड टच और बैड टच के बारे में हम बताते हैं, इससे बढ़कर हमें बच्चों को इस सेक्सुअल शिक्षा दे के प्रॉपर कि क्या होना है क्या नहीं होना है। क्या अभी हम बच्चे ना आधे अंधेरे में हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, और फिर वो जो वीडियोस में और पॉर्न मूवीज में जो देख के गलत कर बैठते हैं, तो उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाएगी तो आई थिंक इससे काफी समाज में बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा और वो समझेंगे कि सही और गलत क्या है। अभी केवल वो देखते हैं और करते हैं उससे प्रेरित होके, तो वो गलत चीजों से शायद हम बच जाएंगे।
जी आमोद जी से मैं पूछना चाहूंगा, आमोद जी, जब कभी भी कानून में जो है हम इसके रीजंस में जाते हैं और पॉर्न को एक रीजन देखते हैं, तो या तो इंटरनेट बैन कर दिया जाए या पॉर्न को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। लंबी बहस है जो चली आ रही, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, कानून बहुत बदल चुका है, सशक्त है। मैंने चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर हो, चाहे पॉक्सो के अंदर हो, अब कानून में वो तमाम प्रावधान है, प्रावधान की कोई कमी नहीं है। और इस ढंग की पोर्नोग्राफिक जो वीडियो है, पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, उसका किसी ढंग का इस्तेमाल पूरे तौर पे गैर कानूनी है। अब सवाल ये उठता है कि इस ढंग के कानून को किस हद तक हम उसको हम लागू कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या कानून को लागू करने की। अब ये आप देखें इसमें कि कोई बच्चा किसी गांव में, छोटी शहर में बैठा हो और बैठ के पोर्नो देख रहा हो, उसकी मानसिकता में एक भयानक विषमता आती है, एक गलत बात आती है और वो कोई अपराध कर जाता है। अगर ये बात है तो बड़ा कठिन है इसको कंट्रोल करना, सिवाय परिवार के, जो हमारी महिला मित्रों ने कहा अभी, सिवाय परिवार के, सिवाय संस्थाओं के, सिवाय स्कूल के, और क्या तरीका होता है समाज। ठीक है, मैं आमोद जी आपके पास वापस लौटूंगा, आपकी बात हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आजवानी। डॉक्टर आजवानी, जो मैंने कहा कि आजकल एक प्रॉपर काउंसलिंग होना संभवतः, जैसे हम टेस्ट लेते हैं बच्चे के बाकी तमाम चीज़ों का, क्या हमें उसकी मानसिकता कहाँ जा रही है, बहुत सारी व्याधियों का संभवतः पता चल सकता है? बिल्कुल पता लगता है। हमारे पास ऐसे कई साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिनको हम रूटीन में एडमिनिस्टर करके बच्चे की मनोवृत्ति को पहचान सकते हैं और रोकथाम करने का भी प्रयास काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं। डिटेक्टेबल है क्योंकि एक मेंटल डिसऑर्डर है ये, तो मेंटल डिसऑर्डर के रूप में जैसे हमारे पास दूसरे टूल्स हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास टूल्स हैं और इसको माने माता पिता को संवेदनशील होकर, स्कूल टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को संवेदनशील होकर इस पर कराना एक आवश्यक नियम बना देना चाहिए। और यही वजह है कि मैं कई बार प्लेटफॉर्म पे वैसे बोलता हूँ कि शासन को भी इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हर स्कूल में एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट या एक कैरियर साइकोलॉजिस्ट, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाए, जिससे कि वो ऐसी सारी समस्याओं को कोई घटित होने से पहले ही रोकने का प्रयास कर सके। शताब्दी जी भी हैं। शताब्दी जी, आपका भी लंबा एक्सपीरियंस है इस दिशा में। एक स्कूलों की बात आती है कि आप स्कूलों में बच्चों को एजुकेट करें, लेकिन आज भी कई सारे स्कूल हैं जो सेक्स एजुकेशन तक पर सहमत नहीं हैं या सहज नहीं हैं। क्या रूल बना देना चाहिए ये काउंसलिंग का या बच्चों के व्यवहार को पूरी तरह मॉनिटर करने का? हम बाकी एलिजिबिलिटी पर बहुत काम कर रहे हैं, शायद ये वाला पोर्शन मिसिंग है। आपका एक्सपीरियंस? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने पहले भी कहा था, अर्ली एजुकेशन पर की जो बात आई है कि शाला पूर्व शिक्षा पर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, जबकि ये बहुत पहले से लागू हो गया है। इसलिए इस पर जब हम ध्यान देंगे तो उसमें पाठ्यक्रम में ही ये सारा कुछ शामिल है, बाल मनोविज्ञान इत्यादि, उनके व्यवहार, नैतिकता के पाठ, और धीरे धीरे फिर वो अपने सारी अच्छाइयों को सीखते जाएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, उसके अंतर्गत कहा गया कि हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, यहाँ पर काउंसलर की नियुक्ति होना अनिवार्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखेंगे तो ये केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर किसी भी एक शिक्षिका को काउंसलर नामित कर दिया जाता है, काम वो केवल पढ़ाने का करती हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं फिर से इस घटना के बाद कम से कम हमको सबको जागरूक होकर कार्य करना चाहिए। मैं तो आपसे भी ये निवेदन करूंगी कि रिपोर्ट ही तैयार हो जाए सारी स्कूल्स में, इस प्रकार से कुछ सैंपल लेकर के कुछ स्कूल्स का, और पूछा जाए रैंडमली, तो पता लगेगा कहीं भी काउंसलर नहीं है। क्योंकि बच्चों के साथ ये समस्या बहुत आती है कि वो अपने मन की बात किससे कहें, क्या कहें। जी, आपकी बातों को हम गंभीरता से लेंगे और जो आपने कहा है उस पर भी हम जरूर अमल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मुद्दा गर्म है में इस बेहद संवेदनशील विषय पर चर्चा को हम जारी रखेंगे। ये हम सबके लिए चर्चा करना और अभी चर्चा करना जरूरी है। आज एक ऐसे घटनाक्रम के ऊपर मुद्दा गर्म में हम चर्चा कर रहे हैं जहां एक नाबालिग ने पॉर्न देखा, इसकी लत का शिकार हुआ
और लत का शिकार होने के बाद पड़ोस की 10 साल की बच्ची के साथ उसने कुकृत्य करने की कोशिश की, नाकाम हुआ और फिर सबको पता ना चल जाए इस डर से गला घोंटकर उस बच्ची की जान ले ली। पूरा परिवार सदमे में है और ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की घटना है। लेकिन ये चूंकि 3 करोड़ बच्चे इस लत का शिकार आज की तारीख में हैं, ये डेटा जो कलेक्ट हुआ है ये सबको डरा भी रहा है, चौंका भी रहा है। हमारे साथ में यहाँ पूर्व IAS आमोद कंठ साहब हैं। आमोद जी, आप कानूनी तौर के ऊपर कानून सशक्त है, प्रबल है, सक्षम है, ये बता रहे थे, लेकिन असल दिक्कतें आपको कहां कहां नजर आती हैं? मुझे दिक्कत तो नजर आती है कानून के पालन में ही, कानून को इम्प्लीमेंट करने की समस्या है। अब जैसे मैं बच्चों की चूंकि हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक दो और आपको बता दूं जी। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता है कि निर्भया केस के बाद ही पॉक्सो में तो केस बहुत हो रहे हैं, ये पॉक्सो में काफी केसेस हुए, लेकिन एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक मुद्दा है जिसमें कि बताया जाता है कि करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं और पूरे साल में मुश्किल से 2000 केस होते हैं ट्रैफिकिंग के। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ी भारी समस्या है कि कानून बन जाते हैं और बड़े शहरों में भी उसका पालन नहीं होता है। तो छोटी जगहों में जहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं, गांव जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां तो बड़ा असंभव है, बहुत असंभव काम है। बहुत अच्छे, जैसे शताब्दी अभी बोल रही थी, उन्होंने स्कूल की बात बताई कि ऐसा माना जाता है कि हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। एकदम सही बात है। हमारे मनोवैज्ञानिक मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं और इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, मतलब ऐसी समस्याओं का समाधान है। बच्चों की मानसिकता में पोर्नो लिटरेचर या पोर्नो वीडियो का असर ना हो, इस समस्या का इलाज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कौन करेगा? ये आप शुरू करें तो भाई पुलिस के बाद ये बात बहुत बाद में आती है और परिवार के लोग जानते हैं, स्कूल वाले जानते हैं, आसपास के समाज के लोग जानते हैं कि कोई बच्चा ऐसे लत का शिकार हो रहा है। वो देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आज अगर आप कहीं भी चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, तो 5 लड़के आपको नजर आएंगे बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं, और अगर आप खोजें तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसको देख रहे हैं। तो ये तो समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी है। ये 2 पक्ष को मैं देख रहा था। एक तो इस केस की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पहले इसकी बात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, उसके बाद किसी फैसले पे हमको आना चाहिए। बच्चे ने डिस्क्लोज कर दिया, ये बताया जा रहा है कि बच्चे ने इस बात को कह दी कि हमने ऐसा किया। अब बच्चे ने क्या किया, क्या कहा और क्या किया, ये सोचने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर पे है और जैसा मैंने आपको कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। ये सारी बात होगी, फिर इस केस में कोई फैसले पे लोग आएंगे। लेकिन समस्या में मैं सभी बात जो बार बार कही जाती है कि आप इस पूरे कंटेंट को बैन कर दें। मैं शताब्दी जी से पूछूंगा। शताब्दी जी, ऐसा नहीं कि हम पहली बार इस समस्या पर बात कर रहे हैं। जब भी कभी पॉर्न के प्रभाव, दुष्प्रभाव की बात आती है, हम एक स्वर में कहते हैं कि आप इसे बैन कर दें। प्रैक्टिकली आज की तारीख में जिस सुलभता से कई सारे कीवर्ड्स के साथ में ये घूम फिर कर वहां आपको ले जाता है या पहुंच जाता है, इसमें बच्चे इसके एक्सपोज होना बहुत बहुत हद तक आसान आपको नजर आता है। आप क्या स्टेक इसमें रखती हैं? बैन होना चाहिए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल आपको लगता है, खुलकर अगर हम इस पे बात करें तो? नहीं, ये बैन होना चाहिए और इसके लिए केंद्र स्तर पर ही प्रयास करने होंगे। और कई बार इसके लिए कोर्ट का निर्देश आया है, उनके डायरेक्शंस आए हैं। उसके बाद भी किस तरह ये साइट्स चल रही हैं, ये इस केस के बाद तो फिर एक मुद्दा सामने आया है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर मैं अभी ही लौटी हूं इस प्रकार की एक संगोष्ठी से भाग लेकर हैदराबाद से, जहां पर बच्चों और महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर यह बात पहुंचा सकूंगी, आमोद कंठ सर हैं, कैलाश सत्यार्थी सर से बात करेंगे और इस पर क्या हो सकता है इसके लिए फिर कदम उठाने के लिए आज देश में जरूरत है। क्योंकि पहले भी केंद्र सरकार की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर डायरेक्शंस आ चुके हैं। इन डायरेक्शंस के बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में ये मामला आया है, इसका मतलब देश में जैसे कि 3 करोड़ बच्चे ये सब देखने के शिकार हैं, तो इस पर काम करने की अभी बहुत जरूरत है और सख्त कानून आने की बहुत जरूरत है, ये मेरा मानना है। और इसके लिए काम करना होगा। जहां तक अगर हम छत्तीसगढ़ में घटे इस बात को, जी प्लीज कंटिन्यू। शताब्दी जी कह लें आप।
हाँ, हम बस यही कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये जो घटना हुई है ये सामने आ गई, ठीक है। ऐसे कई बच्चे हैं जो कोरोना काल में मोबाइल में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद अब उनको मोबाइल में दूसरी वस्तुएं, दूसरी चीजें देखने की जो लत हो गई है, इसको दूर करने के लिए बेमेतरा ऐसे कोई बहुत रिमोट एरिया नहीं है, वहां पर बाल संरक्षण यूनिट की स्थापना हो चुकी है, जिसमें 17 लोग काम करते हैं। 2 गैर संस्थागत और संस्थागत काउंसलर काम करते हैं, जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है। फिर ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब प्रश्न चिन्ह है। ऐसा हर जिले में हमको इस घटना के बाद इसके प्रकाश में कदम उठाते हुए पूरी बाल संरक्षण यूनिट जो हर जिलों में स्थापित हो चुकी है, इनको काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर इस बच्चों को कहीं ना कहीं जागरूकता के कार्यक्रम में शामिल हुआ होता, कहीं ना कहीं इसको जागरूक किया गया होता, तो ये घटना से बच सकता था। और आगे भी हमें बच्चों को बचाने में काम करना चाहिए। आप बहुत ही चूंकि प्रैक्टिकल यानी निचले स्तर तक जाकर काम कर रहे हैं, व्यवहारिक पहलुओं पर मैं आपसे बातचीत इसमें इसलिए कर पा रहा हूं। हमारे साथ में पंकज पटेल साहब हैं, एएसपी बेमेतरा, जो ये पूरा प्रकरण आया है, इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पंकज जी, ये जो पूरा केस आया ना, इसने दिमाग को हिलाकर रख दिया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बेमेतरा में एक गांव में इस तरह का बच्चा, इस तरह का प्रकरण सामने आना, पहले तो आप जितना बता सकते हैं सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। क्या और किस तरह की परिस्थितियां आप पाते हैं? सबके मन में गुस्सा है और कहीं बड़े वर्ग के नजर में वो बच्चा सीधा दोषी दिखता है, आप क्या मानते हैं? जी, क्योंकि इसमें यह बात सही है कि उसके पास मोबाइल था और मोबाइल में अक्सर ये काम के अलावा कुछ जो आपत्तिजनक चीजें दोनों में से उसको सर्च किया करता था। तो कहीं न कहीं उसके बाद ही इस घटना को करने के लिए प्रेरित हुआ। और इत्तेफाक से बच्ची जो है अकेली थी घर पे, उसका पड़ोसी था, तो फोन में देखने के बाद भी उसके दिमाग में ऐसा कुछ आया और उसने मौका देखकर उस बच्ची के साथ ऐसा करने का प्रयास किया। और प्रयास में पंकज जी, जब हम डिस्कस कर रहे थे उसकी उम्र के बारे में, हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे, यहाँ हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ साहब हैं और एक संस्था के प्रमुख भी हैं, इस तरह के केसेस को डील करते हैं। क्या एज है आरोपी की, क्या हम ये बता सकते हैं? आरोपी जो है तकरीबन 17 वर्ष का, 17 वर्ष का था। 17 की बात हुई। स्कूल का छात्र था। जी, चलिए, ये जो पूरी परिस्थितियां आप सबसे हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, मामला गंभीर है, मुद्दा गंभीर है, क्या और किस तरह के हालात हैं इस? जी कह लें आप पंकज जी। एक पहलू ये रहा कि चूंकि एक काफी संवेदनशील मामला था, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसमें इस मामले को सुलझाने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसको मैं खुद लीड कर रहा था। और इससे जैसे भी इस घटना की पुष्टि हुई कि वास्तव में उसके साथ दुराचार और आगे जो भी हुआ है उसका, तो उसके बाद लगभग मुश्किल से 12 घंटे के अंदर भी पुलिस मामले को सुलझाने में सफल रही। ठीक है, शताब्दी जी आप कुछ कह रही थी? हाँ, बस मैं ये कहना चाहती थी कि निर्भया केस के बाद, जैसा आमोद जी भी बता रहे थे कि अब ये अमेंडमेंट हो गया है जेजे एक्ट में कि 16 से 18 वर्ष का बालक अगर इस प्रकार का हीनियस क्राइम करता है, ऐसा अगर दुर्गन्य जो जिसको कहते हैं, बहुत ही ऐसा क्राइम करता है जो कि बहुत ही गंभीर अगर वो कृत्य करता है, तो उसके साथ भी वही व्यवहार और वही पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी जो एक वयस्क के ऊपर लागू होती है। ये अमेंडमेंट हो चुका है, इसको ध्यान में रखकर इस बालक के साथ भी उसी प्रकार की सारी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आगे फिर दूसरों को इसका ये फायदा आजकल उठाने लगे हैं कि नाबालिग है तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे कुछ गिरोह भी अभी सक्रिय हो गए हैं जो नाबालिगों से इस प्रकार के अपराध, अन्य अपराध भी जो हैं वो करवाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नाबालिग है, कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर हीनियस क्राइम उसके द्वारा हुआ है तो वो उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी एक वयस्क के तौर पर होगी। लेकिन आपको नहीं लगता है, जैसा आमोद जी बता रहे थे, आमोद जी से मैं पूछ रहा हूँ, आमोद जी क्या इस पूरे प्रकरण में भी केस टू केस, पर्सन टू पर्सन परिस्थितियों को आपको बारीकी से आकलन करना पड़ेगा कि क्या वो वास्तव में मानसिकता ही वैसी है, उसके लिए क्या वो पूरी तरह परिपक्व सोच के साथ वो गया था करने, या ये बालपन में हो गया जो हम फायदा देते हैं?
नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो मैं चर्चा कर रहा था पहले भी, मेरे पुलिस के भी सहकर्मी मौजूद हैं यहाँ पे, इनको मालूम होगा हाँ जी। कि अभी इत्तेफाक से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या में जो केस रजिस्टर हो रहे हैं पॉक्सो में हो रहे हैं। जितने जितने बाल अपराध भी होते हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं या बच्चे अपराध करते हैं, उनमें अगर करीब समझिए तो 1,86,000 या करीब 1,45,000 या 1.5 लाख के आसपास केस हो रहे हैं। और इनमें जो केसेस हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या में इस ढंग के केसेस हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक और समस्या है। समस्या ये है कि बहुत सारे इलोपमेंट के केसेस हैं जो पॉक्सो में आ जाते हैं। वो एक अलग समस्या, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। यानी इस ढंग के केसेस हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक पोर्नोग्राफिक वीडियो की बात कर रहे हैं, और शताब्दी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि इस ढंग के तमाम चैनल्स को, इस ढंग के तमाम प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अभी जो मुझे ज्ञान है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में MHA के लेवल पे एक नेशनल लेवल एक बॉडी है। और आपको पता है, मेरे मित्र को पता होगा, पुलिस के मित्र को, कि CCTNS, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा ये पुलिस का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर की जितने भी ट्रैक करने की सुविधा है और ट्रैक करने का नेशनल लेवल पे सुविधा है, और उसमें जो बच्चों के प्रति या बच्चों के द्वारा अपराध हो रहे हैं वो भी उस ट्रैकिंग सिस्टम में शामिल है। तो यहाँ पे इस बात की आवश्यकता है कि जो पोर्नोग्राफिक जितने भी उसके स्टेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने लोग उसको आउटलेट हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, इनको एकदम जरूरी है कि उसको बहुत सख्ती से बैन किया जाए। क्योंकि अगर ये चलता रहेगा, जो आप बता रहे हैं 3 करोड़ बच्चे इसके विक्टिम हो गए या उसमें शामिल हो गए आजकल, तो आमोद जी आपको, आप भी अवेयर होंगे, आजकल तो एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि आपके कीवर्ड्स इस तरह के डिजाइन किए जा रहे हैं जो घुमा फिराकर आपको अपने कंटेंट को बेचने का एक पाथ खुद ही बनाते, क्रिएट करते हैं। और इस वक्त आप सबको बता दूं, हमारे साथ में वर्णिका सेठ जी जुड़ गई हैं, साइबर एक्सपर्ट, जिनकी बहुत इस केस में और इस तरह के मामलों में रोशनी डालने की जरूरत है। वर्णिका जी, स्वागत है आपका इस पैनल में। बड़ा गंभीर क्राइम हुआ है, एक 17 साल के नाबालिग बच्चे ने 10 साल की बच्ची के साथ में रेप का प्रयास किया, नाकामयाब होने पर उसकी हत्या कर दी। इस तरह के केस के साथ 3 करोड़ बच्चे पॉर्न का लत का शिकार हो रहे हैं। सबने मांग उठाई पॉर्न को बैन कर दें। क्या ये प्रैक्टिकली आज की तारीख में पॉसिबल है? कम से कम इतना क्या हो सकता है कि बच्चे उस तक एक्सपोज ना हो पाए, उसका यूज ना कर पाए, वहां तक पहुंच ना पाए? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जो टेक्निकली जो है इंटरनेट ऐसा है कि क्रॉस बॉर्डर है, इट्स अनोनिमस। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं जिससे कि पता भी नहीं लगाया जा सकता कई बारी कि कहाँ से एक पर्टिकुलर अपलोड हुआ है वीडियो या कहाँ से एक पर्टिकुलर ऑब्सीन वीडियो मिला है। तो जागरूकता फैलाने की जरूरत है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और हर संस्था में जहाँ पर पेरेंट्स को भी एजुकेशन देने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है कि किस तरीके का कंटेंट आपको नहीं देखना है या किस तरीके का कंटेंट आपको नहीं डालना है कहीं, और कभी कोई मिले तो उसे रिपोर्ट करना है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें होना ज़रूरी है। कोई अश्लील तस्वीरें खींचने को किसी बच्ची को मजबूर करते हैं, सेक्सटॉर्शन रैकेट हो रहा है, रिवेंज पोर्नोग्राफी हो रहा है। आजकल स्कूल के बच्चों में ही ये ज़्यादा देखा जा रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ होने से या वैसे इंटरनेट ज़्यादा अधिकतर यूज़ होने से। पैंडेमिक में खासकर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के और पोर्नोग्राफी को लेकर के बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं केसेस। तो उस चीज़ से हमें ना कि सिर्फ ये बच्चों को समझाना है कि किस तरीके के कंटेंट से बचें और ना देखें, क्या चीज़ें अपलोड ना करें और क्या चीज़ें ना खींचें, बट ये भी बताना ज़रूरी है कि मैंडेटरी है। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखें तो उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है हमारे पॉक्सो लॉ में, और अगर कोई इस तरीके की घटना घटे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और जहाँ तक ग्रीवियस ऑफेंसेस का सवाल है, जहाँ बहुत हीनस ऑफेंसेस हैं, वहाँ पर 16 साल 18 साल का भी जो क्राइटेरिया हमने बताया कि पॉक्सो में अब एक एडल्ट की तरीके से उसे प्रोसिक्यूशन और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसकी कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए जो कानून के हिसाब से बनता है केस। तो ये जी कर्णिका जी मैं आपसे थोड़ा सा और एक डिटेल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि बच्चों को आप समझाएं
लेकिन ये बड़ा ट्रिकी है, जिसके बारे में मैं आजवानी साहब से पूछूंगा कि आप कैसे बचाएं, क्योंकि एक ये बाल प्रवृत्ति भी होती है कि आप जिन चीजों के लिए मना करते हैं उसके प्रति कई बार जिज्ञासा आपकी और पंप होती है, बढ़ती है। लेकिन इसके पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं, जो Exactly. मैं उसी पर आ रहा हूं कि हम क्या फिल्टर्स लगाएं, हम क्या कीवर्ड्स डालें कि बच्चे जो देख रहे हैं वो कम से कम पेरेंट ट्रैक करें। एक आदत डालें कि बच्चे उसे जो कुछ भी देख रहे हैं उसे हम डे टू डे बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर ट्रैक तो करें कि वो क्या देख रहे हैं। मैं आप सबके पास आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, कुछ आप सबको भी दिखाना है और दर्शकों को भी दिखाना है इंटरनेट के जरिए कितना असर पड़ा है, पॉर्न वीडियोस तक पहुंचना कितना आसान आज की तारीख में हो चुका है। इसको समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आपको भी हम दिखा रहे हैं। इंटरनेट जानकारियों का खजाना है और इंटरनेट पर सही बुरी तमाम तरह की जानकारियां मौजूद हैं और इन्हीं बुरी जानकारियों की वजह से समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसकी बानगी देखने को मिलती है पॉर्न साइट्स के मामले में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले पॉर्न साइट्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद ये पाबंदी कितनी कारगर है आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर हाथ में इस वक्त स्मार्टफोन है जहां पर इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं तमाम कोई भी लोग, चाहे वो नाबालिग है चाहे वो बालिग है। इसी तरह का आपको उदाहरण दिखाते हैं कि किस तरह से सर्च इंजन पर जाकर आपको सिर्फ पॉर्न टाइप करना है, PORN, और पॉर्न जैसे ही आप टाइप करते हैं पूरी की पूरी साइट सामने खुलकर आ जाती है और सिर्फ एक क्लिक पर आप इस तरह के तमाम अश्लील साइट्स पर चले जाते हैं और उसके बाद तमाम गंदी साइट्स और गंदे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये बड़ी आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर है और देखिए कि किस तरह से इन साइट्स के जरिए, और ये चूंकि स्मार्टफोन में भी इतना ही इजीली एक्सेस है और यही वजह है कि इस पूरी गंदी साइट्स और गंदे वीडियोस की वजह से गंदा काम होता है और उसके बाद अपराध भी लगातार इसमें बढ़ रहा है और पूरे समाज में इस तरह की गंदगी फैलती है और इस गंदगी की चपेट में कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चे भी आते हैं, उनकी जिंदगी भी प्रभावित होती है। बेमेतरा में भी हाल ही में इस तरह का एक मामला सामने आया जहां पर इसी पॉर्न साइट्स की लत की चलते एक नाबालिग जुर्म की दुनिया की तरफ चला गया और उसने एक बड़ा जुर्म को अंजाम दिया। दूसरी तरफ एक 10 साल की मासूम बच्ची असमय काल की गाल में समा गई, उसकी हत्या कर दी गई। जिम्मेदार कौन है और अगर आपने कार्रवाई की है तो फिर उसके बावजूद इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई अहम पहलू हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ हितेश व्यास, IBC 24 रायपुर। तो मेरे सहयोगी हितेश ने आपको दिखाया कि कितना इजी है, केवल आपको एक स्पेलिंग टाइप करना है। हम कहां फिल्टर्स की बात कर रहे हैं, कहां कंप्लीटली बैन की बात कर रहे हैं, कहां आप केवल स्पेल करें, और आजकल तो लिखना भी नहीं पड़ता, अगर आपके मुंह से आप कमांड दे देते हैं। जो बच्चे आजकल आदत है जिनकी कि आप कुछ भी वर्ड बोलें और उससे मिलता जुलता अगर वो सही ना भी हो तो बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच सकती हैं। मैं सीधे कर्णिका जी से पूछता हूं, कर्णिका सेठ जी, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं बच्चे क्या देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कैसे और क्या फिल्टर यूज करें कि बच्चों तक वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे, पाम टॉप पे वो कंटेंट ना पहुंचे। जहाँ तक हम खुद अपने रेगुलेशन की बात करें तो फिल्टर्स बहुत सारे हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, जो इवन सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकते हैं। सोनोलाम कर करके ऐसे भी अलग नेट नानी और भी K7 बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं गैजेट्स पे। इतना तक कि आप हार्डवेयर पे भी, जो आपका वाईफाई है उस पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे भी, ब्राउजर लेवल पे भी। तो जिस भी तरीके से आप उसे इंस्टॉल करना चाहें वो आप फिल्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं और रियल टाइम बेसिस पे आपको अलर्ट्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पे कई डायरेक्शंस दिए हैं, जो जितने भी इंटरमीडियरीज हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बोला गया कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्पेसिफिकली इसको लेकर के हटाएं इसे, और पोर्नोग्राफी जो स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके लिए बहुत सख्त डायरेक्शंस दी गई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आगे उस पर काम किया और कमिटीज बनाए गए और सोशल मीडिया के साथ मिलकर के इस पे बैठक हुई है कई बारी और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कई नई टेक्नोलॉजी हैं, AI जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के डेट में, मेटावर्स है, और DNA फोटो हैश मैकेनिज्म है, जिससे कि ये यूज करने से ये बहुत जल्दी पता लगा जा सकता है कि कहाँ पर ये डुप्लीकेट हो रही है, कहाँ वायरल हो रही है, उसे रोका जा सकता है। तो डायनेमिक इंजंक्शंस का भी एक ट्रेंड आया है जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से ब्लैंकेट डायनेमिक इंजंक्शंस लिया जा सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन भी है आज के टाइम में। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट नए आए हैं जिसमें इंटरनेट को लेकर के जो हम ये सब तस्वीरें और इस तरह की वायरल वीडियोस को रोका जा सकता है जी, और ये हो भी रहा है।
सो इस पे काम चल रहा है, बट हाँ और तेजी से हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। हॉटलाइंस हमारी जो बने 1930 1090 इन सब पे रिपोर्टिंग हो, और NCPCR है जो चिल्ड्रन रिलेटेड है एजेंसी, ई पॉक्सो बटन्स हैं, इन सब को भी यूज किया जाए। मैं कर्णिका जी थोड़ा सा और आपसे डिटेल और स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में पूछूंगा। हमारे साथ पंकज पटेल साहब हैं जो इन्वेस्टिगेशन में इस केस के रहे हैं। पटेल साहब, आप जितना भी समय दे रहे हैं लगातार हमें, उसके लिए पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। लेकिन एक सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि इस केस के बाद में क्या वहां कोई काउंसलिंग जैसी कोई व्यवस्था है, क्या वहां पर बैन वगैरह का कोई प्रबंध है, कोई असर है, क्या हम पुलिस के साइड से कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं पंकज जी से पूछ रहा हूं, आपके पास आता हूं कर्णिका जी। जी पंकज को लगता है आवाज नहीं आ रही है इनकी। पंकज जी, मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? तो मैं ये जानना चाहता हूं सबके बिहाफ में, क्या आपको इस पूरे केस में पुलिस कर सकती है, क्या हम वहां कर पा रहे हैं? मुझे लगता है ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं पंकज, वहां से आवाज इनकी नहीं आ रही। चलिए, हमारा संपर्क पंकज पटेल साहब से कट गया है। मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं आमोद जी, पुलिस के पास चूंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस, हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में? पुलिस के हाथ भी कानून से और तमाम चीजों से बंधे हैं। देखिए, मैंने कर्णिका जी की बात मैंने बहुत ध्यान से सुना जी, और शी इज एन एक्सपर्ट, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, वो बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, बिल्कुल जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। इन तमाम मेथड्स का इस्तेमाल हो सकता है लोकल लेवल पे, जैसे किसी खास इलाके में ठंड की बात हो रही है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। और वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पे जो आपने बताया कर्णिका जी, जो आपने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे मैंने भी कहा था और इसकी बात हुई कि जब होम मिनिस्ट्री ने इस ढंग का एक आदेश भी दिया है, एडवाइजरी गए हैं, एडवाइजरी के अलावा बाजाबता एक सिस्टम क्रिएट किया गया है इस ढंग के तमाम साइट्स को कंट्रोल करने का, तो फिर ये इसको बहुत तेजी से, बहुत गहराई से ऐसे तमाम साइट्स को ब्लॉक करना चाहिए। ये ब्लॉक करने की जरूरत है और ब्लॉक हो सकता है। अभी जो देसाई ने, जो आपके पत्रकार ने जो दिखाया, वो अजीब सी बात है, एकदम सही है कि आप पोर्न अगर शब्द को डालते हैं, गूगल में डालते हैं, कहीं डालते हैं, तो आपके सामने तमाम किसके साइट्स खुल जाते हैं। लेकिन इसको रोका जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि इसको रोका जा सकता है। हमारे पास कानून भी है, हमारे पास मेथड्स भी है और नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म है, और ये हर आदमी चाहता है। ऐसा नहीं, ये एक ऐसा विषय है पोर्नोग्राफी को रोकने का कि बहुत बार विरोध हो जाता है कि होम मिनिस्ट्री, आपको मालूम है कि बच्चे और लॉ एंड ऑर्डर, महिलाएं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें कि कोई भी स्टेट अपोज नहीं करेगा, चाहे पॉलिटिकली वो अलग अलग किस्म के स्टेट में गवर्नमेंट हो तो भी अपोज नहीं करेगा। जी। और अगर होम मिनिस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है, होम मिनिस्ट्री का जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, उसके माध्यम से इसको हम बैन, शताब्दी भी कह रही थी, कर्णिका भी कह रही है, हम सभी कह रहे हैं कि बैन का मतलब सिर्फ बैन नहीं है कि आपने लीगली बैन कर दिया, बैन तो पहले से ये तो इलीगल है, इसको बैन करने की बात नहीं है जी। फिल्टर करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा सर आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, पंकज जी एक्चुअली जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार फिर से। पंकज जी, इस केस में स्पेसिफिक आपको क्या और किस तरह के परिस्थितियां दिखी, कौन आपको इसमें थोड़ा ऐसा लगा कि जिसके ऊपर एक्शन बनता है, कार्रवाई बनती है? क्योंकि पुलिस का जो पार्ट था इसमें अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी का पता लगाना, तो उस पार्ट पे तो पुलिस ने अपने स्तर पर इस मामले को तत्काल सुलझाया। फिर भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसके पास मोबाइल था और मोबाइल में वो ही सर्च करता था, इसके अलावा किसी प्रकार का कंटेंट वो सर्च नहीं करता था। तो कहीं कहीं उस आदमी ने उससे ये बात को स्वीकार किया कि उसको देखने के बाद भी मेरे मन में ऐसा आया अचानक, पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था, प्री प्लान जैसा इसमें कुछ नहीं था। चलिए एक और हिस्से के ऊपर मैं आता हूँ। एक अंतिम सवाल मैं आजवानी साहब से पूछ रहा हूँ। आजवानी जी, क्राइम पेट्रोल, इस तरह के बहुत सारे शोज हैं जो हम अवेयर करने के लिए लाते हैं, और दूसरा बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये देखना हम कैसे, किन शब्दों में बताएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कई बार तो इसी से आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, आजकल के बच्चे और इस हद तक एक्सपोज बच्चे टेक्नोलॉजी से। जहाँ तक जिज्ञासा का प्रश्न है तो एक मानव का स्वभाव है और बच्चों से अलग नहीं है।
परंतु जिज्ञासा जब वो प्रदर्शित करते हैं तो ये आवश्यक है, जिनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो मैच्योर्ड, यदि खुद इमैच्योर है तो उसको वहीं पर रोक के किसी मैच्योर्ड व्यक्ति पा जाए। यहाँ जैसे घर में पेरेंट्स के सामने व्यक्त करते हैं तो पेरेंट्स उनको हकाले नहीं बल्कि उनको बैठ के समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। और बच्चों में सजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है और यदि पेरेंट्स उनको समझाएंगे तो निश्चित तौर पर उनमें वो परिवर्तन आएगा। इसके लिए संवाद बहुत जरूरी है, संवाद जरूरी है, लगातार संवाद जरूरी है, एक लगातार मॉनिटर जरूरी, मॉनिटरिंग जरूरी है। और पहले से ही बताना चाहिए, जब मोबाइल हम बच्चों को हाथ में देते हैं तो उनको बता दिया जाए कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही होना चाहिए, और यदि वो इसका पालन करेगा तो ही उसे मोबाइल ऑनवर्ड्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसा शताब्दी जी ने हमसे रिक्वेस्ट की, ऐसे हम कर्णिका जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं। आई एम श्योर वो करते होंगे इसका प्रयास। लेकिन क्या और किन आसान चीजों से, एप्लीकेशन से हम अपने बच्चों के सीन को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी आप कृपया वीडियो बनाएं ताकि हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हम वो करके दिखाएं जैसा भी हितेश दिखा रहे थे, सो दैट कि हम लोगों को आसान से बता सकें। इतने टेक्नो से भी सभी लोग नहीं होते हैं जो हम केवल बोलकर समझा पाएं। दूसरा रिक्वेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम बैन को असरदार बना सकें। आप सब चूंकि इस मामले से सीधे जुड़े हुए हैं, इसके प्रयास करें। जागृति जी को, आजवानी जी को, हमारे साथ कर्णिका जी जुड़ी हैं, उनको, आमोद सर को, शताब्दी मैम को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं इस विषय पर गंभीर चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा गर्म है, आज का है, और इस पर अभी विचार करके एक्शन लेने की जरूरत है। आपके, हमारे अपने बच्चों का सवाल है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।